अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज्तबा। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस न्यूमेरिकल्स 4.6 टू 4.10। तो चलते हैं सवालों की तरफ। न्यूमेरिकल 4.6, द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। तो हम ये देखते हैं कि कपल क्या है। कपल है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है, तो गाड़ी का स्टीयरिंग अगर हम यहाँ बना लें तो इस तरह का सर्कल है ऊपर की तरफ और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ। अब इस डायरेक्शन को हम कहेंगे पुश और इस डायरेक्शन को कहेंगे पुल। यानी पुश आगे की तरफ है और पुल अब इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस सारा मिला के ये कहलाता है डायमीटर। तो ये हमारे पास रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू r इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.16 मीटर। और इसको हम नाम दे देते हैं, अगर डायमीटर कहें तो डायमीटर जो है, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। ट्वाइस द रेडियस मीन्स 2 इंटू 0.16। इसका नाम हम रख देंगे डायमीटर की जगह पे लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 0.32 मीटर। फोर्स हमारे पास है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल यानी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 50 इंटू 0.32 इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर। ख्याल रहे कि दो सिंबल्स जो यूनिट के हैं यानी न्यूटन और मीटर, इसके बीच में हाइफन नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.7, अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग by two vertical strings. The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. तो हमने एक पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसको हम कहते हैं कि मास ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी डायरेक्शन हमेशा होगी। अब यहाँ क्या, पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। तो एक स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है और एक स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है। तो टेंशन की डायरेक्शन इस साइड पर है, तो इसका नाम दे देते हैं T1 का, इसको नाम दे देते हैं T2 का। तो T1 अगर डेटा में देखें तो हमारे पास है T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन। T2 है हमारे पास 4.4 न्यूटन। हमें फाइंड द वेट यानी कि W मालूम करना है, जो क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम फोर्सेस अप्लाई होती हैं। चूँकि ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ y इक्वल टू 0 इस्तेमाल करेंगे। वजह उसकी ये है कि सिग्मा इज़ द सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट फोर्सेस एंड दिस सिग्मा ऑफ वर्टिकल यानी वर्टिकल साइड पे ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एडेड इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब हुआ कि W इज इक्वल टू T1 प्लस T2, क्योंकि ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है टेंशन की और वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसको W कह देते हैं, इसको सम अप टेंशन कह देते हैं। तो ये कब ज़ीरो होगा, ये उस वक्त ज़ीरो होगा जब ये ऑल फोर्सेस इक्विलिब्रियम साइज में आ जाएंगी, इक्विलिब्रियम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे W और T1 और T2 को प्लग इन कर देंगे, यानी कि 3.8 प्लस 4.4, सो W इज इक्वल टू 8.2 न्यूटन। आगे चलते हैं। Numerical 4.8, two blocks of masses 5 kg and 3 kg
are suspended by the two strings as shown. Find the tension in each string. तो in each string का मतलब ये हुआ, ये हमारे पास टेंशन 1 है T1 और ये टेंशन T2 है। इसका मास जो है 3 kg है छोटे ब्लॉक का, और बड़े ब्लॉक का मास जो है 5 kg है। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ लार्ज ब्लॉक इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू 5 kg, मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू 3 kg। अब अगर हम इसका वेट मालूम करना चाहें तो हम लिखेंगे W1 इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू मास कितना है 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। सो हमारे पास वेट जो है जिसका मास 5 kg है उसका वेट हमारे पास 50 न्यूटन। इसी तरह हम स्मॉल ब्लॉक के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो W2 इस्तेमाल कर लेंगे। W2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी, स्मॉल m हमारे पास 3 है इंटू 10 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये तो हमारे पास आ गए वेट। अब हम अगर बात करें कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम ये कहेंगे क्योंकि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वर्क कर रहा है नॉट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम यहाँ सिर्फ ये लिखेंगे सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास मुकम्मल तौर पे बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम बात करेंगे T1 की। अब T1 पे जो टेंशन है वो वेट W2 की भी है और W1 की भी है, तो हम कहेंगे T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि ये सब नीचे की तरफ है, यानी कि जो वेट है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो वेट का मतलब हुआ कि इसका वेट और इसका वेट ये टेंशन बैलेंस कर रही है। तो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। और इसी तरह हम अगर T2 निकालें तो T2 पे जो वेट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड वो W2 का है, तो इज इक्वल टू W2। सो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.9 अ नट हैज़ बीन टाइटेंड by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner. What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अब आपने देखा होगा कि स्पैनर्स वगैरह होते हैं जिनसे नट वगैरह टाइट करते हैं, तो हम इसमें जो हमारे पास फोर्स है तो इसको हम F1 का नाम दे देते हैं। F1 इज इक्वल टू 200 न्यूटन और L1 यानी कि लेंथ जो है उसकी वो 10 सेंटीमीटर है, जो बनती है 0.1 मीटर के। इसी तरह F2 हमारे पास है 150 न्यूटन फोर्स, तो न्यूटन, और L2 व्हाट लेंथ, यानी हमें मालूम करना है लेंथ को, L2 को, ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक है क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन देखें। हम इसको मान लेते हैं ये हमारे पास क्लॉक है, जब ये इस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव करेगी तो वो क्लॉक कहलाएगी, और अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो वो एंटी क्लॉक कहलाएगी। एक और भी हो सकता है, अगर यही सर्कल या क्लॉक है तो ये डायरेक्शन आपकी क्लॉक है, और यहाँ से इस तरफ की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक है। अब ये सिंपल वे है कि इनको किन जगहों पे प्लेस करना है, यानी क्लॉक पे या एंटी क्लॉक पे। F1 L1 एंटी क्लॉक है या F2 L2 एंटी क्लॉक है। तो यहाँ दोबारा पढ़ लेते हैं।
वो कहता है नट हैज़ बीन टाइटेंड। तो जब टाइट करेंगे तो क्लॉकवाइज करेंगे, जब लूज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जब लूज करना है तो टाइट क्या कर रहे हैं, 200 यानी कि यहाँ पर आएगा क्लॉकवाइज, यानी कि F1 इंटू L1 क्लॉकवाइज क्योंकि टाइट कर रहे हैं, और इज इक्वल टू F2 इंटू L2। अब अगर इसको नॉर्मली इन चीज़ों को ना देखा जाए और डायरेक्टली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स को प्लेस कर दिया जाए तो नतीजा तो वो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू में वही आएगा जो आता है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायरेक्शन जो है वो सही मालूम होनी चाहिए। इधर इज़ अ क्लॉक और अ एंटी क्लॉक, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब उसने कहा है कि नट टाइट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा और जो लूज होगा वो एंटी क्लॉक होगा। तो क्लॉकवाइज में उन चीज़ों को प्लेस करेंगे जो टाइटन कर रही हैं। फोर्स हमारे पास है 200 और लेंथ है 0.1 और यहाँ पर फोर्स है हमारे पास 150 न्यूटन और L2 हमने मालूम करना है। तो 200 इंटू 0.1 ओवर 150 L2 है इज इक्वल टू 0.133 मीटर। चूँकि हमने इसको यूनिट को मीटर में कन्वर्ट किया था तो जवाब भी मीटर में ही आएगा। तो हम इसको जो बुक में आंसर है उस लिहाज से कर लेते हैं। L2 इज इक्वल टू 0.133 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर। वो फोर्स जो 150 न्यूटन थी उसकी लेंथ है स्पैनर की 13.3 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल 4.10 A block of mass 10 kg is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? First take a look कि हम उसकी एक इलस्ट्रेशन बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 1 मीटर बार है, 1 मीटर। इसके सेंट्रल पॉइंट पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और कहता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर का है और एक मास जो मास इज इक्वल टू 10 kg। अब वो ये कहता है कि ये जो फोर्स है ये अल्टीमेटली एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी ये भी ऊपर जाएगा तो नज़र ये आ रहा है कि ये भी एंटी है, लेकिन इसको ऊपर जाने का मतलब कि बैलेंस नहीं रहा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, दैट इज क्लॉकवाइज। ये क्लॉक तो इस डायरेक्शन में। अब हम ये बात कर रहे हैं कि एक एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज और सेंट्रल पोजीशन कितनी है वो 1 मीटर का 50 सेंटीमीटर है और यहाँ से 20 सेंटीमीटर के फासले पे 10 kg मास रखा हुआ है। ऐसी किसी जगह पे हम कहाँ पर रखें और कितना मास रखें, M2। अब ये हमें मालूम करना है, यानी कि मास 2 तो नहीं मालूम करना, यहाँ तो हमें फोर्स मालूम करनी है कि कितनी फोर्स अप्लाई हुई। तो पहले हिस्से में हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मास ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 10 kg और लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ बार इज इक्वल टू 1 मीटर। फर्स्ट मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर और सेकेंड मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। हम फर्स्ट फोर्स को मालूम कर लेते हैं क्योंकि मास दिया हुआ है। F1 इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 10 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 ही है तो F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सेकेंड फोर्स
सेकेंड फोर्स F2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम दो हिस्सों में काम करेंगे। वो क्या है, हमारे पास एक हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा हिस्सा हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो पहले हिस्से में हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा है, ये हमारे पास F1 L1 है इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। वो कौन है, इज इक्वल टू F2 L2। हमें मालूम क्या करना है, F2 मालूम करना है। हमारे पास F2 इज इक्वल टू F1 L1 अपॉन L2। सो F2 इज इक्वल टू F1 आपके पास है 100 और L1 है 0.2 अपॉन 0.5। सो F2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो हमें ये याद रखना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को जब भी सॉल्व करें, एंटी और क्लॉक इन दोनों को घड़ी को सामने रख के समझ लें कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। अगर इनकी प्लेसमेंट में गलती होगी तो वो टेक्निकल गलती होगी, न्यूमेरिकल गलती नहीं होगी। आंसर वही आएगा जो आप कर रहे होंगे, जो दूसरे भी करते हैं, लेकिन आपको इसकी पहचान कम रहेगी और एंटी और क्लॉक को, इसकी डायरेक्शन को नहीं क्लियर कर सकेंगे।